तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने पिछले पाठ 3 में आपको बताया था कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब के प्रकार, इन सब के बारे में आपको बता दिया गया है। तो आज हम जानने वाले हैं समतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में जानने वाले हैं? समतल दर्पण के बारे में जानने वाले हैं। तो मैं आपको बार बार ये बोलना नहीं चाहूँगा कि भाई ये क्लास 10th साइंस का फिजिक्स है, जो कि पहला चैप्टर चल रहा है। उस चैप्टर का नाम है, भाई आप लोग नाम बताइए, तो बताइए आप लोग नाम बताइए। आप लोग कमेंट में जल्दी नाम टाइप कीजिए चैप्टर का। ठीक है, कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे हम बता देते हैं, इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब हम बात करने वाले हैं क्या? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं के। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के विशेषताओं को बात करने वाले हैं। तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा जो बने प्रतिबिंब निम्नलिखित विशेषताएं होती है। समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, उसकी विशेषताएं ये निम्नलिखित है। ये 6 विशेषताओं को आपको अच्छे ढंग से याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई बताइए कि किस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है? आपके पास ऑप्शन होगा केवल अवतल में, केवल समतल में, केवल उत्तल में, और चौथा ऑप्शन होगा इनमें से सभी में। तो आप अगर जानते होंगे कि भाई समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है, प्रतिबिंब आभासी बनता है या आभासी होता है, तो मतलब आप अच्छे ढंग से सही करके आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको याद नहीं होगा तो आप इसका क्वेश्चन गलत करके आ जाइएगा। तो अभी हम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समतल दर्पण के बारे में कुछ पॉइंट है जो कि याद रखना है। ज़्यादा याद रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है उस पॉइंट को याद रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। यानी कि अगर ये आईना है तो इसके पीछे बनता है। क्या बनता है? इसके पीछे इसका प्रतिबिंब बनता है। क्या? अंदर में पीछे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसके बाद प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगर समतल दर्पण को इस तरह से रखा जाए, हम आईना देख रहे हैं यानी कि दर्पण को देख रहे हैं, तो देखते हैं क्या, जितना नाक मेरा यहाँ पे बड़ा है, सेम टू सेम नाक वहाँ पर भी है ना जी। यानी कि बड़ा छोटा नहीं होता है, बल्कि बराबर दिखता है। अब बात करते हैं क्या, तीसरा नंबर, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है? सीधा बनता है। हम अगर इस तरह से, उसमें भी इसी तरह का होगा। समझ में आया? चौथा है क्या, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक मतलब समझते हैं क्या? पार्श्विक होता है क्या, जब समतल दर्पण के सामने हम खड़ा होके बायां हाथ उठाते हैं तो उस दर्पण में दायां हाथ उठता है। अगर हम इस गाल में चाटा मारते हैं तो उस दर्पण में इस गाल में लगता है। मतलब इसी को क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इसलिए बोला है क्या, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। क्या आपको क्लियर हो गया? आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए,
प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है। आप ये चीज जानते हैं, आपको अभी जस्ट बताए कि भाई प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होता है। देखिए एक दर्पण यहाँ पे है तो हम यहाँ पे है, तो प्रतिबिंब हम जितना आगे यहाँ पे है उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा। मतलब प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होता है जितना हम आगे हैं वस्तु के। समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये मुद्दा तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था ही, लेकिन अब जो मुद्दा आने वाला है ना, गोलीय दर्पण। क्या अब गोलीय दर्पण की मुद्दा आने वाली है, तो आप इसको अच्छे ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि ये क्लियर करना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। भाई जब गोलीय दर्पण की बात आ गई तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? आपको गोलीय दर्पण के नाम से पता चल रहा हो, गोलीय। क्या? गोलीय मतलब गोल, गोलीय मतलब गोल। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? सुनिए, जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। जैसे एक शीशा लीजिए गोल टाइप का, इस तरह का गोल टाइप का शीशा लीजिए, ठीक है। अब उस शीशा के में देखिए ये गोलीय दर्पण है, खोखला है, ये खोखला का भाग होता है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिए भाई, जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब यहां तक तो बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब यूं ही चलते चलते बात कर लेते हैं किसकी? गोलीय दर्पण के प्रकार की। क्या? गोलीय दर्पण की प्रकार की बात कर लेते हैं कि भाई गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या? अवतल दर्पण। दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। पहला क्या होता है? अवतल दर्पण। दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। तो क्या बोले? अवतल दर्पण। तो भाई अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण किसको कहते हैं? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा या उभड़ा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या मेरी बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई? आप बताइए, क्या मेरी बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रही है? मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को सच में बता रहे हैं, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है ना, आप लोग कमेंट में बोलिए कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको एक्स्ट्रा मेथड लगा के समझाने का प्रयास करेंगे। एक टीचर का होता है कि एक बच्चे को पढ़ाई से संतुष्ट करना। अगर आप मेरे से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसे पढ़ाई का क्या फायदा? तो आप मेरे से पहले संतुष्ट होइए, इसके बाद कुछ सोचिएगा। तो आप प्लीज बताइए, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? अब जो बताने वाले हैं उसको समझना जरूरी है। हम बताए थे परावर्तन के नियम में। क्या? परावर्तन के नियम में। अच्छा, ये एक तरह का अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। आप इसको देखिए, ये जो इस तरह से रंगाया हुआ, ये रजतित कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रजतित कहते हैं। ये कलर किया हुआ है। क्या है? कलर किया हुआ। ये गोलीय दर्पण का एक भाग है। क्या है? ये गोलीय दर्पण का एक भाग है। क्या है? गोलीय दर्पण का एक भाग है। देखिए गोलीय दर्पण बन गया ना, तो ये गोलीय दर्पण का भाग है, उसी का एक टुकड़ा है। क्या? उसी का एक टुकड़ा है। आप देखिए इसे बाहर से कलर किया गया है, बाहर से कलर किया गया है। ये अंदर में जो है ये क्या है? परावर्तक सतह। जिस दर्पण का परावर्तक सतह यानी कि ये अंदर में है। आप अगर यहां से अगर कोई लाइट आता है ना, एक मिनट रुक जाइए, अगर कोई लाइट यहां से आता है, ये मान के चलिए
ये मुख्य अक्ष है। अभी आगे पढ़ाएंगे हम, आगे जब इसके बारे में पढ़ाएंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि भाई क्या सर बोले और उस टाइम क्या समझाए थे, मतलब सब समझ में आ जाएगा। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आता है तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चला जाता है। कहाँ से चला जाता है? मुख्य फोकस से होकर चला जा रहा है। इसका मतलब है परावर्तक सतह क्या हो गया? ये हो गया, यही से ना रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। हम क्या बोले थे? परावर्तन के नियम में भी बताए थे कि भाई आपतित किरण आया, इसी को क्या कहते हैं? आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण आया और यहाँ पे टकरा कर यहाँ से होके चला गया, इसी को क्या बोले हम? ये परावर्तित किरण बोले। तो इसी को क्या बोले? परावर्तन का नियम। क्या ये परावर्तन का नियम फॉलो कर रहा है? क्या ये परावर्तन का नियम फॉलो कर रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है क्या ये परावर्तन का नियम फॉलो कर रहा है? जी सर, बिल्कुल ये परावर्तन का नियम फॉलो कर रहा है। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम उसी तरह जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा या उभरा हुआ हो, उठा या उभरा हुआ हो, इसका जो है वस्तु इधर रहता है। किधर रहता है वस्तु? इधर वस्तु रहता है। बाकी जो है फोकस यहाँ पे रहता है, ठीक है, फोकस यहाँ पे रहता है। इसका प्रतिबिंब सेम टू सेम इसी तरह बनता है। जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर, यहाँ पे उत्तल दर्पण पे पड़ा, ये क्या हो गया? ये इस तरह से यहां से यहां पे पड़ा, ये इस तरह से क्या हो गया? मतलब ये इस तरह से यहां इधर परावर्तित हो गया। परावर्तित हो गया ना? ऐसा लगता है क्या? ये डॉटेड लाइन में, इसको डॉटेड लाइन में अपनाएंगे, इसको फुल लाइन में करेंगे। क्या ये लग रहा है? क्या ये प्रतीत हो रहा है ना? मुख्य फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है ना? ये मुख्य फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। मतलब ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। इन्हीं के बारे में हमको विशेष रूप से अच्छे ढंग से जानना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। आपको बता दे कि आगे आपका जो पार्ट 5 आने वाला है, उस पार्ट में इस चीज का विशेष मतलब वर्णन किया गया है। इसमें आपको सब के बारे में बताया जाएगा कि भाई ये जो चिन्ह खींचा गया है ना, इसे मुख्य अक्ष कहते हैं या प्रधान अक्ष कहते हैं। दर्पण के मध्य जो ये चिन्ह खींचा गया है ना, इसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। इसे वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे मुख्य फोकस कहते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दर्पण के मध्य में जो बिंदु होता है उसे ध्रुव कहते हैं। मतलब इन सब के बारे में जो है हम आपको अगले क्लास में बताने वाले हैं। तो क्या भाई आप लोग मेरे पढ़ाई से संतुष्ट है क्या? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। हम आगे आप लोगों के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जैसे आप दूसरे का सपोर्ट करते हैं उसी तरह हम लोगों का भी सपोर्ट कीजिए और आप लोगों को अच्छा कंटेंट दे पाए, इसके लिए हम मेहनत कर ही रहे हैं। आप लोग भी मेरे साथ मेहनत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो ऐसी हम कामना करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।